हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक जीके की क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और आज एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल में, एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने क्लास लेकर उपलब्ध हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। खासकर यूपीपी और रेलवे को दृष्टिगत रखते हुए इन क्वेश्चन की सीरीज को बनाया गया है। तो आप लोग देरी न करते हुए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ नोट डाउन करते चलिए। ठीक है दोस्तों, अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट अपने नाम करनी है, तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिए। और अगर क्लासेज आपको पसंद आ जाती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जो लोग अभी इन चीज़ों से दूर हैं उन तक भी क्लासेज पहुंचती रहें। तो चलिए देरी न करते हुए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। तो बच्चा देखो, इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ओके, बिहार के बारे में 2-4 पॉइंट हमारे साथ जान लेते हैं। ठीक, तो देखो, जब से सबसे पहली बात है बिहार राज्य का गठन, इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक, अगर कह दिया जाए बिहार राज्य को मतलब राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को मिला था। ठीक, बिहार राज्य की जो राजधानी है वो है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना का जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम क्या था भैया? पाटलिपुत्र था। ठीक, और इसका भी पुराना नाम क्या था? तो कुसुमपुरा था, क्योंकि पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के राजा उदयन ने इसको बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। ठीक है, और किस नदियों के तट पे? गंगा एवं सोन नदियों के तट पे। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया जाए ये जो बिहार राज्य है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है, गौरैया। और फूल क्या है भैया? तो गेंदा का है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये जो 22 मार्च लिखा हुआ है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। और अगर गुजरात के राज्य की स्थापना की बात कर दी जाए तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। और गुजरात की जो राजधानी है ये भैया गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है आपकी। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बारे में थोड़ा सा साइड में डिटेल कुछ लिखी हुई है, जान लेते हैं किसान सभा के बारे में। कह किसान सभा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार राज्य में हुई थी। किसान सभा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। ठीक, कहाँ पे भैया? बिहार में। और अगर कह दिया जाए कि कब, तो 1929 में। ठीक है, और किसके प्रयास से? सहजानंद सरस्वती के प्रयास से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और अगर कह दिया जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती ही थे। कोई दिक्कत? ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग धैर्य रखिए, अभी क्लास को और आगे देखिए। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको और अच्छे मिलने वाले हैं, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? ठीक, ऑप्शन ए है शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन बी है कमला बसु, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र और ऑप्शन डी है नक्शा। तो भैया इसको किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी जानते हैं। कह रहा नील दर्पण जो पुस्तक थी, नील दर्पण
पुस्तक 1858 से 59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। ठीक, और यह बंगाली नाटक था। कैसा नाटक था? यह एक बंगाली नाटक था। ओके, अगर कह दिया जाए इस पुस्तक को प्रकाशित कब किया गया था, तो 1860 में। कहाँ पे? तो भैया ढाका में। कहाँ प्रकाशित किया गया? 1860 में ढाका में प्रकाशित किया गया था। और ढाका कहाँ भैया? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसमें किसका वर्णन किया गया? तो इसमें नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। किसने किया था? नील बंधु ने किया था। ठीक, दीनबंधु ने नील विद्रोह का इसमें वर्णन। नील विद्रोह क्या था? इसमें किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। ओके, दूसरी बात, अगर कह दिया जाए भैया कि किसानों द्वारा सबसे पहला सफल आंदोलन कौन सा था, तो भैया यही था। ठीक है, यह किसानों द्वारा सबसे पहला सफल आंदोलन था। ओके, थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में हम लोग जान लेते क्योंकि यहाँ ढाका का नाम आया है। अब देखो भैया, जो बांग्लादेश है इसका जो गठन हुआ तो 1971 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश की जो राजधानी वो क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टका है। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। ठीक, और यही भैया बांग्लादेश की मुद्रा टका ही यूपीपी परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, अब जो बांग्लादेश है भैया, ये जो बांग्लादेश है ना, इसकी सीमा रेखा ही भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक, सर्वाधिक इसी की सीमा रेखा भारत से लगती है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ओके, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मोंगिया पत्तन बंदरगाह। कहाँ है भैया? तो ये आपका बांग्लादेश में ही स्थित है। ओके, कोई दिक्कत? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। तो भैया स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, और ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? श्री राजगोपालाचारी। और जो लॉर्ड वेवेल हैं 1945 में लॉर्ड वेवेल योजना लेके आए थे। ठीक है, वेवेल योजना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इस साइड में लिखी हुई जान लेते हैं। ठीक, करा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भैया? और अंतिम गवर्नर और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर अगला यहीं पे कह रहा है कि 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रारंभ की थी। 30 जून 1947 को उन्होंने कौन सी योजना प्रारंभ की थी? तो माउंटबेटन योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत भारत विभाजन की बात की गई थी। ठीक, और फिर यहाँ ध्यान देना, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, और अगर कह दिया जाए भैया कि जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। ठीक, और अगर कह दिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इनको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। इसी 1773 के तहत जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और चेन्नई, इनको क्या किया गया था भैया? इसके तहत
इकट्ठा कर दिया गया था, ठीक। और इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य जज एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और बच्चा देखो, जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वैसे वैसे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग धैर्य रख कर हमारे साथ इन क्लासेस को अच्छी तरीके से कवर करते रहेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक। तो देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 करा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है भारत एक संघीय गणराज्य होगा, इंडिया अर्थात भारत एक सकल राज्य होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ या यूनियन होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ फेडरेशन होगा। तो भैया आप सभी ने पढ़ा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है, ठीक। अब इसी की डिटेल यहाँ साइड में देख लेते हैं। कह भारत के संविधान के प्रथम भाग, भारत का जो संविधान है उसका जो प्रथम भाग है उसमें किसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान देना, आपको कह रहा है कि जो अनुच्छेद 1 है, देखो ये अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बात समझ में आ गई? यहीं पे बच्चा आपको अनुच्छेद नंबर 2 भी दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 2, इसमें कहा गया कि नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 2 में ही है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का जो उपबंध है वो अनुच्छेद नंबर किस में है? 2 में ही है, ठीक। फिर ध्यान देना है, यहीं पे आपको दिया गया अनुच्छेद नंबर 3। अब अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है? इसमें कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। कौन? अनुच्छेद नंबर 3 करता है, ठीक। नए राज्यों का गठन या उसके सीमा में थोड़ा बहुत जो भी करके कटौती बढ़ोती करके उसका उल्लेख कहाँ? अनुच्छेद नंबर 3 में है। और अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? तो यही 2 और 3 को लेकर बताता है और कहता है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार ये मान्य नहीं होंगे, ठीक है। जो संविधान संशोधन होगा ये मान्य नहीं होगा अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग, ठीक। और संविधान संशोधन संबंधी उपबंध जो है वो अनुच्छेद 368 में ही है। वो किस में भैया? अनुच्छेद 368 में। कोई दिक्कत? ओके बच्चा, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखो भैया, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद। तो भैया उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। देखो थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे कानपुर है, कानपुर में भारतीय दाल एवं चीनी अनुसंधान स्थित है। भारतीय दाल एवं चीनी अनुसंधान संस्थान। मेरठ को, इसको कैंची नगरी, कैंची नगरी कामा क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ओके। लखनऊ जो है ये भैया किसके? चिकनकारी साड़ियों के लिए फेमस है। ये लखनऊ किसके लिए फेमस है? चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ओके। कोई दिक्कत? तो देखो अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय भैया कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। यहाँ साइड में थोड़ा इसकी डिटेल जानते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये भैया कहाँ है? प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। अगर कह दिया इस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भैया? तो 1866 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, ठीक है। और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है भैया? लखनऊ में स्थित है। अगर कह दिया जाए इस उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है तो लखनऊ में है। और ये जो उच्च न्यायालय है ना, ये यहाँ पर 160 जजों की बेंच है। कितने जजों की? 160 जजों की बेंच है, ओके। यहीं पे ध्यान दे देते, थोड़ा यूपी से कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है यूपी में। अगर कह दिया जाए कि भैया
इत्र नगरी, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, इत्र नगरी कन्नौज को। हींग नगरी, हींग नगरी ये हाथरस को कहा जाता है, हाथरस को कहा जाता है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बच्चा ये क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हो गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ से? तो इलाहाबाद टिक कर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक। तो देखो इसको जल्दी से समझ, इलाहाबाद या प्रयागराज में इसकी स्थापना 1866 में हुई थी और इसका जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखो भैया 7.4, 6.4, 6.8, 10.5, तो 7.4 होता है। सामान्य स्थितियों में भी मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा साइड में डिटेल देख लेते हैं। कह रहा है कि रक्त एक सामान्य रूप से क्षारीय ऊतक है। रक्त कैसा है? क्षारीय होता है। अगर कह दिया जाए रक्त कैसा ऊतक, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। देखो बच्चा, चाहते तो हम ये जानकारियाँ आपको लिख के भी बता सकते थे, लेकिन लिखने से आपकी क्लासेस बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसको साइड में क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो और मुझे लिखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, और क्लासेस आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक। तो देखो कह रहा कि रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो पीएच पैमाना होता है ये कह रहा किसी भी पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने को दर्शाता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि रक्त कैसा ऊतक है, तो ये देखो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। और शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो मनुष्य के वजन का लगभग 7% होती है। कितने परसेंट? 7%। और सामान्य मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक। थोड़ा सा हम पेन को अपने कष्ट देने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझाएंगे, ठीक है। देखो भाई, जैसे पीएच पैमाना है, तो पीएच पैमाने का जो फुल फॉर्म है, चाहे आप पामर ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए, चाहे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए, ठीक। इसके जो खोज करता है या प्रयोग करता है वो सोरेनसन थे। कौन थे? सोरेनसन थे, ठीक। इन्होंने पीएच पैमाने के बारे में बताया और कहा कि यह पैमाना किसी भी पदार्थ के अम्लीय पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय गुण बताता है। अम्लीय क्षारीय गुण बताता है। देखो इसका एक इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, जैसे 0 से 7, फिर 7 से 14। अब 0 से 7 के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं वो अम्लीय होती हैं और 7 से 14 के बीच में जो भी होती हैं वो क्षारीय होती हैं। अब देखो, जो अम्ल 0 के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जो क्षार 14 के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। और 7 अगर किसी चीज़ का पीएच मान है तो क्या होता है? उदासीन होता है। अब जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, तो जल क्या होता है? उदासीन होता है। बातें समझ में आ गई? अब कहा गया है कि जो रक्त होता है ये हल्का क्षारीय है। हल्का क्षारीय रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय होने का मतलब कि ये जो रक्त है इसका पीएच मान कितना है? 7.4। मैंने कहा 0 से 7 तक कोई भी चीज़ अम्लीय होती है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होती है। तो यहाँ पे जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 है। 7.4। तो मैंने कहा, ये भी बताया था अभी आपको कि जो पदार्थ 14 के जितना करीब होता है उतना ज़्यादा क्षारीय होता है और 7 के जितना करीब होगा उतना कम अम्लीय होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसीलिए रक्त हल्का क्षारीय होता है, ठीक। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? क्या होगा भैया? किसका कार्यकाल सबसे
लंबा रहा। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हुए थे उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो भैया ऑप्शन ए है F.A. अहमद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है वी गिरी, ऑप्शन डी है एन संजीव रेड्डी। तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा था और ये स्वतंत्र भारत के बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही 1952 में भारत रत्न की भी शुरुआत की थी। ठीक, आइए इसके साइड में थोड़ा को डिटेल जान लेते हैं। करा भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे लंबा कार्यकाल संभाला था, सबसे लंबा कार्यकाल संभाला था और इनका जो समय था वो 1950 से 1962 रहा। ठीक, तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो था ये सबसे कम अवधि का था। ठीक है, ये 1967 से 69 तक रहे थे। ठीक, दूसरी बात अगर कह दिया जाए कि भैया जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक राष्ट्रपति थे। अगर कह दिया जाए कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, और तथा ये एकमात्र ऐसे भारत में राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ और जान लेते हैं। ठीक, अब जैसे आर्टिकल 52 है, अनुच्छेद 52 जो है ये आपका राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। ठीक, भारत का एक कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर कह दिया जाए कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका प्रमुख होगा? कार्यपालिका का। राष्ट्रपति से एक अनुच्छेद और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर कह दिया जाए राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। और अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 62 तो इसी के पद रिक्त की पूर्ति। और भैया एक पूछा जाता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई है तो राष्ट्रपति उसके फांसी की सज़ा को रुकवा सकता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, ऑप्शन ए है पुलकेशिन, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है अमोघ वर्ष और ऑप्शन डी है एन संजीव रेड्डी। तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अब देखो इसकी डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 में तुलव वंश में शासन किया था। इन्होंने किस वंश में शासन किया था? तुलुव या तुलव वंश में इन्होंने शासन किया था। ये इस वंश के राजा थे। ठीक, और इन्होंने ये जो पुस्तक है अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना की थी। इन्होंने अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत में एक बुक थी जामवती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना की थी। ठीक, और ये कहने का मतलब भैया कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इनके दरबार में कितने भैया श्रेष्ठ कवि रहते थे? 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक, और जो कृष्णदेव राय थे इनके समय में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। इसे इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया था। किसके समय को? कृष्णदेव राय के समय को कहा गया था। इन्होंने नगलपुर नामक नए नगर और हजारा राम व विट्ठलक्ष स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने नगलपुर नामक नए नगर की और हजारा राम एवं विट्ठलक्ष स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो आते हैं भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलो भैया अगला क्वेश्चन है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन ए है एथलेटिक,
ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो भैया इसका प्रयोग होता है एथलेटिक में, एथलेटिक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग एथलेटिक्स में होता है। इसमें करा है यदि कोई धावक संकेत दिए जाने से पहले अपने ब्लॉक को छोड़ देता है तो उसे फॉल्स स्टार्ट कहा जाता है। अर्थात जहाँ पे धावक दौड़ने के लिए ट्रैक पर एकदम रेडी होते हैं, अगर गो कहने से पहले वो आगे बढ़ गए तो उसको फॉल्स स्टार्ट कहा जाता है, तथा उस प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि वह भैया अब दौड़ने के काबिल नहीं है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ओके। अब कुछ अन्य खेल इसी में नीचे दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे गोल्फ है, गोल्फ में है ऑल स्क्वायर, बर्डी डॉगल, बंकर बर्डी, डबल ईगल। ये किस में रिलेटेड है भैया? तो गोल्फ से रिलेटेड है। ओके। यहीं पे दिया गया फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड जो है फुल बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, फ्री किक और स्वीपर, ये किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड आपके कुछ शब्द हैं। और अगर आपसे कह दिया जाए भैया क्रिकेट से रिलेटेड, तो क्रिकेट से रिलेटेड आप लोग जानते हैं चाइना मैन, गुगली सभी लोग जानते हैं, मिडन ओवर, LBW लेग बिफोर विकेट, स्ट्रोक, पंपिंग क्रीज, पंपिंग क्रीज। ओके। तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आई? कोई दिक्कत? आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला भैया देखो, कह रहा चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? चिकित्सा विज्ञान के जनक, ओके। ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेट्स या हिप्पोक्रेटस बोला जाता है, आर्किमिडीज, अरस्तु, विलियम हॉर्वे, विलियम हॉर्वे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। ये जो अरस्तु हैं, ये जो अरस्तु हैं भैया, ये आपके जंतु विज्ञान के जनक हैं। अरस्तु कौन है? ये है भैया जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अतः जूलॉजी। विलियम हॉर्वे ये परिसंचरण तंत्र के खोज करता है, परिसंचरण तंत्र के, ठीक है। अब देखो तो कह रहा चिकित्सा के जनक, तो भैया हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म भैया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। इन्होंने चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी। किसने? हिप्पोक्रेटस ने या हिप्पोक्रेट्स ने। कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैराडाइज, दरगाह, खनकाह, लाल किला। पैराडाइज, दरगाह, खनकाह, लाल किला। ओके ठीक भैया। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किस नाम से? लाल किला के नाम से जाना जाता है। ओके। तो देखो करार रेड फोर्ट जो है भैया, इसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण देखो किसने करवाया था? तो दिया गया इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1638 से 1648 ईस्वी में किया गया या करवाया गया था। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कह दिया जाए इसमें किस तरह के पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो देखो यहाँ लिखा है इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक। जिस कारण इसका रंग कैसा दिखता है? तो इसका रंग भैया इसी कारण लाल रंग का दिखता है। ओके। और अगर कह दिया जाए शाहजहां के शासनकाल को भैया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर कह दिया जाए शाहजहां जिन्होंने आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण करवाया था, इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके। क्योंकि इनके द्वारा देखो दिया गया अन्य बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल। इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ओके। आगरा को ही पेठा नगरी कहा जाता है। लेकिन अगर बात आ जाए आगरा को बसाया किसने था, तो यहाँ लिख लेना भैया, आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी ने बसाया था। और कब बसाया था भैया? तो 1504 में।
ठीक है। कब बसाया था? 1504 में इसने बसाया था, 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाई थी। और जो सिकंदर लोधी ना, ये गुलरुखी कविताएं लिखता था, गुलरुखी कविताएं लिखता था। ठीक, इसने संतों और पीरों की मजार पे जाने से भी रोक लगा दिया था। कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी किस वंश का राजा था? तो लोधी वंश का राजा था। ठीक, कोई दिक्कत? और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? और उम्मीद है कि क्लासेज आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर बच्चा क्लासेज समझ में आ रही तो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपसे एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, एक लाइक की आशा तो आपसे की ही जा सकती है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 57.91 मिलियन किलोमीटर, 62.91 मिलियन किलोमीटर, 54.91 किलोमीटर और 51.91 मिलियन किलोमीटर। तो देखो भैया, सूर्य और बुध के ग्रह के बीच की दूरी जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 57.91 मिलियन किलोमीटर है। ठीक, अब सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, और सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा है बुध। ठीक, तो देखो भैया, कह रहा बुध, यहाँ इसी के बगल में डिटेल देखते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौरमंडल, सूर्य का सबसे निकटतम एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर कह रहा है इसके और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 57 इतने मिलियन किलोमीटर है। ठीक, और जो बुध है ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और भैया एक चीज़ ध्यान देना, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ना तो बुध का और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और इसका जो तापमान है वो सभी ग्रहों से अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब है। जैसा कि हमने कहा बुध और प्लस शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह, एक है डिमोस और एक है फोबोस। डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के हैं। ठीक है, और बुध और शुक्र का तो भैया कोई उपग्रह ही नहीं है। शुक्र को ही सांझ का तारा, भोर का तारा, या पृथ्वी की जुड़वा बहन, या फिर प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, और शुक्र को ही गर्म ग्रह भी कहा जाता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कह रहा है गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? गटका एक मार्शल आर्ट है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो भैया किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। कौन? गटका। ठीक, अब देखो कह रहा है कि गटका, यहाँ डिटेल देख लेना, गटका पंजाब राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप है। ठीक, इसका जो संबंध है वह सिख गुरुओं से है। किससे है? सिख गुरुओं से है, जिसमें मार्शल आर्ट और तलवार और लाठी से लड़ने के कौशल, आत्मनियंत्रण को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है गटका की उत्पत्ति सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण को अपनाया था। इसी पद्धति के तहत और कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट शैली अन्य राज्यों से संबंधित भी हैं। तो नीचे ध्यान दीजिएगा, कुछ आर्ट शैलियाँ लिखी हुई, जैसे लाठी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, थांगटा मणिपुर की है, कलारीअट्टू केरल की है, मलखम्ब मध्य प्रदेश के, सिलम्बम तमिलनाडु की है, और मुष्टि युद्ध वाराणसी की, और काठी सामू आंध्र प्रदेश की है। तो ये आपकी कुछ मार्शल आर्ट शैलियाँ अन्य राज्यों की है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन,
बच्चा देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है। तो ये जो गटका है कहाँ की है आपकी भैया, तो पंजाब राज्य की है, ठीक। और बाकी यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, इधर देखो इसको हाईलाइट हमने एक बार फिर से कर दिया, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो भैया कह रहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है जेसी बोस। देखो इसमें दो दो ऑप्शन हो गए बच्चा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बोथ आर करेक्ट, बी एंड सी, ठीक है। क्योंकि बी और सी दोनों इसलिए करेक्ट हैं, बी और सी में दोनों में क्या लिखा हुआ, जे थॉमसन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और कह रहा इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, जे थॉमसन को। इनको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। एक तरीका यहाँ देख लेना जरा, ईंट पर नचे, तो ई से होता है भैया इलेक्ट्रॉन, और टा से होता है टॉमसन या थॉमसन, पा से होता है प्रोटॉन, और रा से होता है रदरफोर्ड, और ना से होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज चा से चैंडविक ने की, ठीक है। कहीं प्रोटॉन की खोज का श्रेय आपको गोल्डस्टीन को दिया जाएगा, लेकिन कहने का मतलब उनके समय में ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड को इसलिए कहा जाता है। ओके बच्चा, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा अल्बानिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए तिराना, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी लुआंडा, ऑप्शन डी हैमिल्टन, ठीक है। तो देखो भैया इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, तिराना इसकी राजधानी, अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना है, ओके। इसी के बगल में आइए हम लोग कुछ और राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कह रहा है अल्बानिया पूर्वोत्तर यूरोप में है। अल्बानिया कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी क्या है, तिराना। इसकी जो मुद्रा है वो लेक है, ओके भैया। अगर कह दिया जाए कि अल्बानिया कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर यूरोप में है, यह एक छोटा सा देश, इसकी राजधानी क्या है, तिराना है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, लेक है, ठीक। कुछ अन्य देश हैं, जैसे अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस हो गई। अगर आपसे कह दिया जाए अंगोला की लुआंडा हो गई, अजरबैजान की बाकू हो गई, कनाडा की ओटावा हो गई, बुल्गारिया की सोफिया हो गई, ठीक है। अब अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, दिनार है, अंगोला की क्वांजा है, अजरबैजान की मनात है, कनाडा की डॉलर है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और मुद्रा है लेवा। कोई दिक्कत, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई या नहीं, ओके। आते हैं हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में भैया आपका एक क्वेश्चन राजधानी से और एक क्वेश्चन मुद्रा से एकदम श्योर आता है, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक। तो देखो भैया कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, 80(1) में। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से
किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब उसको प्रेजेंट टाइम में हटा दिया गया, वहाँ पे लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता। ठीक। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो संसद के ही 3 अंग माने जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला कह रहा है ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस क्या होता है? त्वचा होती है। ठीक है, वो चाहे पेड़ पौधों की हो चाहे व्यक्तियों की हो। तो ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? मेजोफिल, पिथ, वस्कुलर बंडल, स्टोमाटा बोला जाता है। ठीक है, स्टोमाटा। ठीक, तो देखो भैया मेजोफिल क्या होता है? मेजोफिल होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, करा ऊपरी डर्मिस और निचले डर्मिस के बीच में पाए जाने वाले ऊतक को मेजोफिल कहते हैं। ठीक, और मेजोफिल जो ऊतक होता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरेनकाइमा से बना होता है। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जैसे आपको बता दिया जाए, ऊतक जो होते हैं पौधों में, ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है विभज्योतिकी ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। पौधों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, एक विभज्योतिकी और एक स्थायी। अब ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ, फिर होता है पार्श्वीय और एक होता है अंतर्वेशी ऊतक। कितने ऊतक होते हैं भाई? विभज्योतिकी के अंतर्गत 3 आते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। और स्थायी ऊतक के अंतर्गत 2 आते हैं, एक आता है सरल ऊतक और एक आता है जटिल ऊतक। एक सरल ऊतक और एक आता है जटिल। 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक, एक सरल हो गया, एक जटिल हो गया। ठीक, अब सरल ऊतक में आता है क्लोरेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और जटिल के अंदर 2 आते हैं, एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोयम। ठीक है, और दोस्तों यही जो लिखने में देखो, एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसी टाइम को कम करने के लिए हमने इसको कहने का मतलब प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कि ताकि मुझे सिर्फ समझाना रहे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं कि जिनको बताना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है। अब जटिल ऊतक 2 थे, एक जाइलम एक फ्लोयम। जाइलम को दारू बोला जाता है, फ्लोयम को पोषाहार। जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधों के अंदर जल का संवहन करना, फ्लोयम का कार्य होता है भोजन को पहुँचाना। ठीक है, भोजन का स्थानांतरण करना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि फिनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा, डॉलर, यूरो, पौंड स्टार्लिंग। इसको यूरो कर दीजिए। क्या है ये? यूरो, जो यूरा लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भैया? यूरो। फिनलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। ठीक है, अगर इधर दी गई है तो अच्छी बात नहीं, फिर देखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिटेल दी गई है, देख लेते हैं। कह रहा फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनो-स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है देखो ये हेलसिंकी, अभी लिखे थे ना, हेलसिंकी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो। वो आपकी क्या है? यूरो। इसे भैया क्या कहा जाता है? झीलों का देश। ठीक है, इसे झीलों का देश भी कहा जाता है, या इसे झीलों की नगरी कहा जाता है, या इसे 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। कुछ देश और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। यह स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और मुद्रा फ्रैंक है। नीदरलैंड के
एम्स्टर्डम है राजधानी और मुद्रा यूरो है। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा यूरो है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा क्रोन है। ठीक है, जैसे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो गई, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो गई, चीन की राजधानी बीजिंग हो गई, भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गई, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गई, श्रीलंका की राजधानी आपका श्रीलंका जयवर्धनेपुरम हो गई। ठीक है, तो ऐसी आप राजधानियां भी लर्न करके रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो गई, मलेशिया की कुआलालंपुर हो गई, मंगोलिया की उलन बटोर है। ठीक है, तो बच्चा आप लोग राजधानी जरूर से जरूर याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। और बच्चा मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। और अगर आप एक लाइक कर देंगे तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा आपके लिए और अच्छा से अच्छा करेंगे। ओके, तो देखो भैया अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, नहीं लगती है? चीन लगती है, सेशल्स, म्यांमार, भूटान। तो भैया देखो, चीन की लगती है, म्यांमार की लगती है, भूटान की लगती है, सेशल्स से नहीं लगती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी की डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। कहा कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। भारत किस एशिया में है? दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा आगे समझते हैं। कहा कि भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, और भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ, नेपाल भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार के साथ व बांग्लादेश के साथ मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 देश द्वीप हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। देखो एज ए मैपिंग से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये भैया आपका हम बना रहे हैं भारत। मान लो समझ लो ये हम बना दिए हैं भारत का मैप। ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, अब कह रहा है भैया यहाँ पे तो आपका पड़ेगा पाकिस्तान, यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, इस साइड पड़ेगा चीन, यहीं पे पड़ेगा नेपाल, यहीं पे है आपका भूटान। ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ेगा म्यांमार। म्यांमार भैया भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत इसको 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। यहाँ पड़ेगा आपका बांग्लादेश, यहाँ पे है आपका श्रीलंका। ठीक, और इधर आपका पड़ेगा लगभग मालदीव। ठीक भैया, क्योंकि ये यहाँ पे है आपका अरब सागर, ये क्या है? अरब सागर। यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी। ओके, कोई दिक्कत किसी को? तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? ओके, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा जैसे 62 वर्ष, 65 वर्ष, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित, 58 वर्ष। तो भैया देखो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु वो तो 35 वर्ष है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई उम्र नहीं निर्धारित है। आपके शरीर में जब तक जान है, जब तक आप सच्चा में कुछ कर सकते हैं, तब तक आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो देखो भैया, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं के बारे में उपबंध प्रदान किया गया जो निम्नलिखित है। पहली बात देखो, मैंने बताया ना कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहली बात आप भारत के नागरिक हों। दूसरी बात आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तीसरी बात
पागल या दिवालिया ना हो। चौथी बात लगभग 100 अनुमोदक और 100 प्रस्तावक आपके होने चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। और अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसके बारे में। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताएं जो होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति में महाभियोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भैया वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चा, अगर हम कुछ चीज़ें नहीं लिखते हैं, उनको बोल देते तब भी आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कितना लिखा जाए, ओके। तो आप कुछ चीज़ें थोड़ा सा कष्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है। हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। भैया ऑप्शन सी कुश्ती में इसका प्रयोग होता है। अब देखो, कह रहा है कि शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग कुश्ती खेल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हीथ, कैंडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डार्क फॉर्मेट, ब्रिज, काशन, एक्टिव, अटैक, रिबाउट, रोल्ड आदि शब्दों का प्रयोग भी कुश्ती में किया जाता है। और कुछ खेल और हैं जो अन्य खेलों से संबंधित हैं, जैसे मुक्केबाजी में पच, अपरकट, पंच होता है, ये पंच है। अपरकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग, बेल्ट ब्लो, बाउंस, ये सब किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक, और ध्यान दे दीजिए जैसे शतरंज में आपका है बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टालमेट, रैंक, एलोटरिंग, ये सारे हो गए। ठीक है, और अगर आपसे कह दिया जाए भैया फुटबॉल में, तो देखो फुल बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, किक फ्री, किक रेफरी, ट्राई बेकर, हैंडबॉल, स्वीपर थ्रो, इन बैक आदि। और बच्चा ये जरूर ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके रेलवे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। ठीक है, मुक्केबाजी में होता नॉकआउट, नॉट डाउन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भैया कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए इसकी थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं। भारत में सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में से एक है कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक, यह भारत के पश्चिमी कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में काली नदी के पास। ठीक, इसका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वो 2000 से प्रारंभ हुआ था, और यह भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा मतलब संचालित किया जा रहा है। ठीक, और इसकी जो स्थायित्व क्षमता है वो 880 मेगावाट है। ठीक है, 880 मेगावाट है, कोई दिक्कत, ओके। और कुडनकुलम परियोजना ये सब तमिलनाडु वगैरह में है। ठीक, आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, भैया कि नोवाक जोकोविच का उपनाम, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। नोवाक जोकोविच का नाम सुने हो, सार्बिया के खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, सार्बिया के नोवाक जोकोविच बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। ओके, तो देखो नोली, पंचर, टर्बोनेटर यानी टर्बोनेटर और स्पीडर, तो इनको भैया नोली कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, नोली कहा जाता है। नोली के नाम से किसे जाना जाता है, नोवाक जोकोविच को। ठीक, कह रहा है नोवाक जोकोविच विश्व प्रसिद्ध सार्बियाई टेनिस खिलाड़ी। मैंने क्या बताया अभी, ये कहाँ के हैं, सार्बिया के हैं। ठीक, और इन्होंने सबसे ज़्यादा एकल ग्रैंड स्लैम 24 बार जीता है। ठीक है, और इनका उपनाम नोली है। ठीक, पनिशर उपनाम भैया दिग्गज खिलाड़ी आंद्रे अगामी का, और टर्मिनेटर प्रसिद्ध खिलाड़ी भारतीय हरभजन सिंह को कहा जाता है। टर्मिनेटर क्रिकेट के खिलाड़ी जो हरभजन सिंह है, भज्जी, ठीक है, स्पिनर, इनको टर्मिनेटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, तो कपिल देव को कहा जाता है। बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, सहवाग को कहा जाता है। हिटमैन किसे कहा जाता है, रोहित शर्मा को कहा जाता है। चीकू किसे कहा जाता है, विराट कोहली को कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद करके जरूर रखिएगा। ठीक, कभी कभी परीक्षाओं में उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अब बताओ किसको नहीं पता अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, लेकिन ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था। बच्चा कभी कभी इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनकी उम्मीद ही हम नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। और अरुणाचल प्रदेश को भैया पहले नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो कौन सी है, ईटानगर है। ओके, अब देखो भैया, कह रहा भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। भारत की किस सीमा पर स्थित है, पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है, जिसे 20 जनवरी 1987 को भारत का एक गणराज्य में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। ओके, और अगर कह दिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, पश्चिमी सीमा, वो भूटान से लगती है और उत्तर में चीन से लगती है, और दक्षिण पूर्व में भैया ये लगती है आपकी नागालैंड, दक्षिण पूर्व में नागालैंड और म्यांमार से, और दक्षिण पश्चिम में असम से लगती है। दक्षिण पश्चिम में किससे लगती है, असम से लगती है। ठीक है, अब नॉर्वे को ही भैया अगर आपको पता हो तो नॉर्वे को उगते सूर्य का देश प्रदेश कहा जाता है। उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्य उगता है वो अरुणाचल प्रदेश के ही किबुथु या वालांगू जगह पर स्थित हो, मतलब क्या होता है, उगता है। ठीक है, और यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको बोला जाता है हार्नबिल, और यहाँ का जो राजकीय पक्षी वो भी हार्नबिल है। ठीक, और यहाँ का पशु मिथुन है, और पुष्प यहाँ का पुष्प तथा राजवृक्ष हालोंग है। यहाँ का पुष्प और राजवृक्ष क्या है, हालोंग है। ठीक है, हार्नबिल उत्सव का हमारा यहाँ पे पक्के पागा हार्नबिल उत्सव होता है। ये फिलहाल यहाँ का है, बाकी हार्नबिल उत्सव नागालैंड में भी मनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, अब जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाता है तो आप बताते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे पूर्वी वालांगू है, वालांगू किबुथु या वालांगू। सबसे पश्चिमी सरक्रीक है, सरक्रीक गुजरात। और सबसे दक्षिणी आपका भैया अगर आप मुख्य भूमि पूछेगा तो कन्याकुमारी बताएंगे, मुख्य भूमि है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और ऐसे अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है भैया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ओके, कोई दिक्कत, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के संबंध में पूर्ण रूप क्या है। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है, ठीक है, कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखो भैया इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत। और यहीं पे डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग का जो पूर्ण नाम है वो क्या है भैया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक, और इसका जो गठन किया गया तो वो किसके तहत, योजना आयोग। पहले 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम बदलकर सन 2015 में ही नीति आयोग किया गया। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसे आयोग सरकार ने थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है। तो पहले नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। जिसके गठनकर्ता कौन थे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग कब बना, 2015 में। ठीक, अर्थात इसके इस समय अध्यक्ष कौन है, तो मोदी जी है। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको नोट डाउन किए होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ लास्ट में जाते जाते, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों या बच्चा, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।